हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 का हम लोग यहाँ पर टॉपिक जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन को यहाँ पर हम लोग जो है रीड कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रो पार्ट था, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ जो हम लोगों का टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रांस की क्रांति है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोग को यहाँ पे देखना है एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, और नेशन का विचार। तो फ्रांस की क्रांति और नेशन का विचार, इसको हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है क्लास 9 में दिया गया था, तो उसी से यहाँ पे रिलेटेड जो है कुछ यहाँ पे चीज़ दिया गया है। पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग को यहाँ पे नहीं बताया गया, वो आपका क्लास 9 में है। यहाँ दिया गया है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, यानी कि यूरोप में जो नेशनलिज्म का आपका जो एक विचार जो आया है वो कहाँ से आया है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ है 1789 में, यहीं से एक क्लियर एक्सप्रेशन जो है ना, एक क्लियर जो विचार लोगों के मन में आया वो यहीं से आया है, ठीक है। अदर कंट्री में जो नेशनलिज्म आया है वो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से ही आया है, ठीक है। एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, है ना, जैसा आप क्लास 9 में पढ़े होगे, वाज ए फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो फ्रांस जो था उस समय एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था, है ना। फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट का क्या मतलब है कि ये एक मतलब मॉडर्न स्टेट था, यानी कि इसका टेरिटोरी जो है वेल डिफाइंड था, है ना। उसके अंदर एक एब्सोल्यूट मोनार्क जो है उसको रूल कर रहे थे, इसका सॉवरेन रूल था, ठीक है। अदर कंट्री का जो है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था आपका, ये क्लियर पूरा इसका डिफाइन था, टेरिटोरी आपका क्लियर था पूरा, और उस पर इसका रूल था, ठीक है। तो 1789 के टाइम में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है उस समय जो फ्रांस था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क के रूल में था, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप क्लास 9 में पढ़े हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा, यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो उससे ही रिलेटेड चीज़ यहाँ पे दिया गया है। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। अब यहाँ पर क्या हुआ है, the political and constitutional changes, तो ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ, ठीक है, कब, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, तो जो पावर यहाँ पर था, जो सॉवरेनिटी है ना, यानी कि जो रूल करने का जो यहाँ पे पावर था वो मोनार्क के हाथ में था, तो वहाँ से सॉवरेनिटी किसके हाथ में आ जाता है, फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो फिर एक बार इसको देख लेते हैं, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज। तो जो वहाँ पर पॉलिटिकल चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज का मतलब अब जाके वो एब्सोल्यूट मोनार्क के हाथ से निकल के आपका वहाँ का सत्ता चले गया फ्रेंच सिटीजन के हाथ में, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वगैरह भी हुआ, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी फिर से डिफाइन किया गया, जो क्यों हुआ है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण हुआ है। लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, जिसके कारण सॉवरेनिटी का ट्रांसफर हुआ। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि रूलिंग पावर का, फ्रॉम द मोनार्की, वो मोनार्की से ट्रांसफर किस में हो गया है, तो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन में, ठीक है। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट, तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, उसने ये प्रोक्लेम किया, जो रिवॉल्यूशनरीज थे उसने ये प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम करना का मतलब क्या, घोषणा करना, डिक्लेयर करना। दैट मतलब होता है कि इट वाज द पीपल हु वुड हिंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। मतलब इट वाज द पीपल, मतलब लोग होंगे, यानी फ्रेंच सिटीजन ही जो है, हु वुड हिंसफोर्थ मतलब वो आगे से, हिंसफोर्थ मतलब आगे से, कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, वो नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाएंगे नेशन को, यानी कि नेशन के लिए कोई डिसीजन लेंगे, नेशन को बनाएंगे, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और इसका डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी मतलब भाग्य को एक आकार देंगे, ठीक है। यानी आगे से फ्रेंच के लोग जो है वो खुद ही नेशन के मालिक होंगे, नेशन को जो है वहाँ के डेस्टिनी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हम लोग का यहाँ पर दिया गया है। आगे फिर देखिए क्या दिया है, आगे यहाँ पे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी बहुत शुरुआत से ही, यानी कि जैसे ही आपका रूल ऑफ सिटीजन यहाँ पर शुरू हुआ, यानी कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पर शुरू हुआ। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स, तो फ्रेंच के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, जिसके द्वारा ये क्रांति किया गया, मोनार्क को हटाया गया था, इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया, शुरुआत किया बहुत सारा मेजर्स और प्रैक्टिसेस का, यानी कि बहुत सारा यहाँ पर जो है नया नया चीज़ लाया गया। दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो लोगों के अंदर
एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट कर सके। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल, यानी फ्रेंच के लोगों के बीच। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है कि लोग जो है जो अलग अलग रीजन में बटे हुए थे पहले, अब वो एक नेशन के अंदर आ गए, वो एक फ्रांस के अंदर आ गए। तो लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। जैसे कि हम लोग क्या है कि कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई झारखंड से है। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी में होता है कि हम लोग सारे कोई कहाँ से? इंडिया से है। तो जब हम इंडिया बोलते हैं तो यहाँ एक ऐसा आइडेंटिटी है वो कलेक्टिव है, यानी कि सारा उसमें आ जाता है। तो उसी तरीके से लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए लोग, ये ना हो कि ये अदर लैंग्वेज बोलने वाला है, कोई और लैंग्वेज बोलने वाला है। तो इस तरीके से लोग तो बटे हुए हैं, लेकिन सबको एक करने के लिए जो है कई मेजर्स प्रैक्टिसेस जो है रिवोल्यूशनरीज के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर यूनिटी हो। तो यहाँ पर फिर आगे दिया गया है द आइडियाज ऑफ ला पाट्री। तो ये विचार है। ला पाट्री मतलब होता है द फादरलैंड, जैसे हम लोग के यहाँ द मदरलैंड है, यानी हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, ये लोग फादरलैंड बोल रहा है इसको। एंड ली सिटोयन यानी कि द सिटीजन। इम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी। तो इसने ये जो आइडियाज़ है द फादरलैंड एंड द सिटीजन का, इसने इम्फेसाइज किया, मतलब जोर दिया किस पर? द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी को यूनाइटेड करने के नोशन पर, विचार पर जोर दिया है। इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है सबको इक्वल राइट्स मतलब यहाँ पर जो है दिया गया, ठीक है, रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो एक नया यहाँ पे फ्रेंच फ्लैग भी यहाँ पर जो है चूज किया गया है, जो कि 3 रंग का यहाँ पर था। जो पहले जो रॉयल फ्लैग यहाँ पे होता था, शाही जो फ्लैग था, जो राजा का फ्लैग जो था, उसके जगह पे अब एक नया फ्लैग जो है यहाँ पर चूज किया गया है। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो जो स्टेट जनरल पहले होते थे, पता ही होगा आपको जब आप 9th में पढ़े हैं, तो जो 1st, 2nd, 3rd स्टेट में बटा हुआ था पूरा जो है फ्रांस। तो स्टेट जनरल को यहाँ पर जो इलेक्ट किया जाता था बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन के द्वारा जो है इसको इलेक्ट किया जाता था। हम लोग पढ़े हैं 9 में, एक्टिव पैसिव 2 में जो है पूरा सिटीजन बटा हुआ था। जिसको वोटिंग राइट था वो एक्टिव सिटीजन हो गया, जिसको वोटिंग राइट नहीं था वो पैसिव सिटीजन हो गया, ठीक है। तो स्टेट जनरल जो इलेक्ट किया जाता था उसका यहाँ पे रीनेम करके जो है उसको बना दिया जाता है नेशनल असेंबली, यानी उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया जाता है। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज। तो नया नया हाइम्स लिखा जाता है। हाइम्स का क्या मतलब? तो देशभक्ति गीत वगैरह लिखा जाता है यहाँ पे, ताकि लोगों के अंदर जो है देशभक्ति का भावना हो, उसके अंदर नेशनलिज्म को जो है आपका यहाँ पर जगाया जा सके, ठीक है। ओथ्स टेकन। तो ओथ्स मतलब क्या? शपथ लिया जाता है, यानी कि जो भी कोई पद पे धारण कर रहा है तो वो ओथ लेगा, ठीक है, कंट्री के लिए जो है वो उसका जो है पालन करेगा इस तरीके से। एंड मार्टेयर्स कमेमोरेटेड। और जो मार्टेयर्स है यानी कि जो शहीद वगैरह हुआ है उसको यहाँ पर कमेमोरेट किया जा रहा है, श्रद्धांजलि वगैरह इसमें दिया जाएगा। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और सारा काम यहाँ पर जो भी ऊपर लिखा हुआ है सारा काम किसके नाम पर होगा? नेशन के नाम पे। ये नहीं कि स्टेट के नाम पे या कोई अदर रीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे नहीं, सारा चीज़ नेशन के नाम पे होगा, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म को क्या किया जा सके? जगाया जा सके, नेशनलिज्म लाया जा सके। तो नेशनलिज्म लाने के लिए ये सारा काम जो यहाँ पर किया जा रहा है रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटोरी। अब यहाँ पे दिया गया है एक सेंट्रलाइज्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया जाता है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सेंट्रलाइज हो, यानी सबके लिए वो समान हो। इन प्लेस मतलब उसके जगह पे जो पहले से लागू था। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटोरी। और अपने टेरिटोरी के अंदर सारे लोगों के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज जो है वो फॉर्मुलेट किया जाता है, लागू किया जाता है। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेयर अबोलिश्ड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ था, यानी कि पहले क्या था, अलग अलग जैसे कि रीजन में कस्टम ड्यूटीज़ लग, जैसे एक कंट्री है इसमें 4 जगह अलग अलग लगेगा। जैसे यहाँ कोई अदर रीजन में यहाँ से जब सामान को यहाँ लाएंगे तो यहाँ भी आपका कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ेगा, इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगा यहाँ भी लगेगा। तो इंटरनल सारा कस्टम ड्यूटीज़ को यहाँ पर एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया जाता है, और एक ही यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है सिस्टम लाया जाता है कस्टम ड्यूटीज़ का। और वेट और मेजर का भी जो है एक ही सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, यानी पूरा कंट्री में वेट और मेजर का एक ही सिस्टम होगा। 9 में ये दिया भी गया है किस तरीके से पहले वेट और मेजर का सिस्टम जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग था, जिसके कारण से बहुत लोगों को, व्यापारी लोगों को परेशानी भी होता था। रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्करेज्ड।
तो जो रीजनल डायलेक्ट है ना, रीजनल मतलब क्या होता है, तो क्षेत्रीय जो भाषा है, जैसे कोई गांव के लोग हैं, कोई अलग भाषा बोल रहा है या अदर दूसरे गांव में दूसरा भाषा है, तो रीजनल जो डायलेक्ट है उसको यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है, मतलब उसको बढ़ने से रोका जाता है, उसको मतलब जो है यहाँ पे ये नहीं किया जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता है। और फ्रेंच लैंग्वेज को जो है, जो कि यहाँ पे स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, जो कि पेरिस में लिखा बोला जाता था, उसको यहाँ पे नेशन का कॉमन लैंग्वेज यहाँ पे बना दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो काम होगा वो किस में होगा, फ्रेंच लैंग्वेज में ही यहाँ पे होगा। आगे फिर यहाँ पे द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रांस को यहाँ पर जो है वो लिबरेट किया, आज़ाद किए उस जो है रूलर से, वो आगे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। फर्दर मतलब आगे, डिक्लेयर मतलब घोषणा करते हैं, दैट मतलब कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो ये फ्रेंच नेशन का यानी फ्रांस का ये क्या है, मिशन है और डेस्टिनी है, इसका ये भाग है, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, कि पूरे यूरोप के लोगों को जो है वो डेस्पोटिज्म से क्या दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। लिबरेट मतलब उसको मुक्त करना, आज़ाद करना, और डेस्पोटिज्म मतलब होता है तानाशाही से, ठीक है, डिक्टेटरशिप से उसको लिबरेट करना जो है हमारा मेन मिशन है। ठीक है, ऐसा रिवोल्यूशनरीज का कहना है कि वो फ्रांस को तो लिबरेट किया ही है, पूरे वर्ल्ड को लिबरेट करेगा। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, यानी कि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वो यूरोप के और सब जो लोग हैं, अदर कंट्रीज वगैरह जो है, उसको भी नेशंस बनने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फ्रांस में ये सारा जो घटना घटा, यहाँ का जो न्यूज़ है, जो इवेंट है, घटना है, उसका जो खबर है वो अलग अलग सिटीज़ में यूरोप को पहुँचता है। यूरोप के अदर सिटीज़ वगैरह में जब कहा गया, ये फ्रांस से अलग जगहों पे जब ये खबर पहुंचता है, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, तो जो अदर मेंबर थे, स्टूडेंट्स वगैरह जो थे, मिडिल क्लासेस वगैरह के जो और सब मेंबर्स वगैरह जो थे, वो लोग भी यहाँ पे जैकोबिन क्लब यहाँ पे फॉर्म करता है। जैकोबिन क्लब भी 9 में दिया गया है। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज, तो विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब यहाँ के जो लोग हैं वो खुद जो है यहाँ पर क्या करने लगते हैं, जब कैंपेन करने लगते हैं, वो लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फ्रेंच आर्मीज़ है उसको, उसके लिए एक रास्ता तैयार हो जाता है कि अब हम लोगों को अदर कंट्रीज़ में भी जाना चाहिए, वहाँ के लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ के रूलर से उन लोगों को क्या करना चाहिए, लिबरेट करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब स्टूडेंट और एजुकेटेड मिडिल क्लास के मेंबर्स जो यहाँ पे जब जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करते हैं, अब वो लोग भी डिमांड करने लगते हैं डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर जो है ये इस एक्टिविटी से जो है आपका फ्रेंच आर्मीज़ को एक रास्ता नज़र आता है और ये लोग मूव करता है कहाँ पे, तो हॉलैंड हो गया, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है एंड इटली में जो है आपका कब, 1790s में। 1790s का मतलब क्या है, तो 1790 टू 1799, ठीक है। तो ये 10 साल का यहाँ पर जो टाइम होता है, इसको हम लोग डिकेड, एस का मतलब डिकेड है यहाँ पे। तो 1790s में यहाँ पर जो है उस जगह पे ये लोग एंटर करते हैं। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। तो रिवोल्यूशनरी वार यहाँ का शुरुआत होता है, रिवोल्यूशनरी वार अदर कंट्रीज़ में भी इसके द्वारा शुरू किया जाता है और इस तरीके से फ्रेंच आर्मी जो है वो नेशनलिज्म के आइडियाज़ को अब्रोड तक पहुँचाते हैं, यानी विदेशों में, यानी अपने कंट्री से अलग कंट्री में भी इसको पहुँचाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है यहाँ पे मैप दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे फ्रांस है आपका, ठीक है, पास में यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे नीदरलैंड है, ठीक है, ये सारा चीज़ है आपका। आगे हम लोग इसको देखते हैं पहले क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटोरी दैट कैम अंडर हिज कंट्रोल। तो जब यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज़ के कंट्रोल में जो है, यानी कि फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज था उसके कंट्रोल में, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटोरी, यानी बहुत ज़्यादा टेरिटोरी जो है इसको स्वेथ में आ जाता है, उसके जो है श्वेत का मतलब क्या होता है, उसके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो नेपोलियन जो था यहाँ पर जो रूलर था अभी, तो ये डेमोक्रेटिक रूलर था यहाँ पे फ्रांस में, जो कि तो ये क्या करता है आपका, तो जो रिफॉर्म ये फ्रांस में किया था वो सारा रिफॉर्म जो है वो उस कंट्री में भी करता है जहाँ पर जो है वो मतलब जिसको वो अपने कंट्रोल में लिया है। ठीक है, जहाँ से उसने मोनार्की को ख़त्म करके उसको भी डेमोक्रेटिक बनाया है। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles
इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पे दिया गया है थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की। लेकिन यहाँ पे नेपोलियन क्या करता है, वो डेमोक्रेसी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वो ख़त्म कर देता है और फिर से जो है मोनार्की को ही ले आता है फ्रांस में। ठीक है, तो इस पे कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। वो नेपोलियन क्या करता है, जब नेपोलियन जो है 1799 में जो है आपका वो क्या बनता है, यहाँ पे फ्रांस का जो है आपका रूलर बनता है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनता है वो। ठीक है, तो फ्रांस का रूलर बोलो या रिप्रेजेंटेटिव बोलो, लेकिन ये डेमोक्रेटिक तरीके से बनता है। तो 1799 में ये बनता है। फिर जाके आसपास के जो मतलब जो है कंट्रोल में जो आपका कंट्री था उसमें भी जो है रिफॉर्म वगैरह तो करता ही है, लेकिन 1804 में जो है आपका ये पूरी तरीके से जो है आपका फ्रांस को क्या करता है, मोनार्की के अधीन ले आता है। यानी कि सारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पावर को लिमिट कर देता है, सेंसरशिप वगैरह ला देता है। वो सेंसरशिप का मतलब है कि कोई उसके खिलाफ खबर नहीं छाप सकता है, न्यूज़ चैनल जो है ना, कोई मतलब जो उसके खिलाफ गिल्ड वगैरह नहीं बना सकता है। तो बहुत सारा यहाँ पर लिमिट लगा देता है वो, और एक तरीके से फिर से वो मोनार्की को लाता है। ठीक है, उसको हम लोग आगे थोड़ा सा दिया गया है बुक में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट तो ये फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय करता है आपका नेपोलियन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है उसके द्वारा बहुत सारा रिवोल्यूशनरीज काम किया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो पूरे सिस्टम को यहाँ पर लिखा है और अधिक रेशनल बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो है उसके द्वारा कई सारा काम भी किया जाता है। ठीक है, तो एक खराबी तो था कि वो मोनार्की ले आया, लेकिन वो आपका जो है सिस्टम को अच्छा भी बनाता है। तो उसमें दिया गया है द सिविल कोड ऑफ 1804। तो 1804 में उसके द्वारा एक मतलब जो है रूल बनाया गया था जिसको सिविल कोड का नाम दिया गया है, यूजुअली नॉन एज द नेपोलियनिक कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है ना। उसके द्वारा एक सिस्टम यहाँ पे लाया गया था, तो उसमें वो क्या किया था, डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो बर्थ के आधार पर जो भी प्रिविलेज लोगों को मिलता, जैसे आप 9th में यदि हिस्ट्री को पढ़े होगे तो आप देखे होगे फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था, वो बाय बर्थ प्रिविलेज था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बटा हुआ था आपका पूरा जो है लोग जो है। तो लेकिन यहाँ पे नेपोलियन क्या करता है कि जो बाय बर्थ प्रिविलेज यहाँ पर था उसको डीड अवे मतलब होता है एबोलिश कर देना, यानी ख़त्म कर देना। ठीक है, उसको वो ख़त्म कर देता है, यानी कि बाय बर्थ अब किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, जिसके अंदर एबिलिटी होगा अब प्रिविलेज का हकदार वही होगा। एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो बिफोर लॉ यहाँ पर वो क्या करता है, इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करता है। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करता है। ठीक है, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और फ्रांस के कंट्रोल में जो भी रीजन था, यानी कि जो भी रीजन फ्रांस जो है अपने कंट्रोल में लिया था, वो हर जगह इस कोड को लागू किया जाता है। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी, है ना, हर जगह इसको लागू किया जाता है। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को वो सिंप्लीफाई करता है। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को वो ख़त्म कर देता है जो सामंतवादी व्यवस्था पहले से चला आ रहा था। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सबडोम, और किसान को यहाँ पे सबडोम से आज़ादी दिलाता है। सबडोम मतलब गुलामी होता है, जो बंधुआ मजदूर वगैरह थे या गुलाम मतलब किसी के हो गए थे किसान, उसको उससे जो है मुक्ति दिलाता है। एंड मेनोरियल ड्यूज, और जो पुराना ड्यूज वगैरह था उस पर उससे उसको मुक्त कर देता है। इन द टाउन्स टू, और शहरों में भी यहाँ पर लिखा गया है गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। जो गिल्ड बनाने पर जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, रोक लगा हुआ था, उसको हटा दिया जाता है। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, गिल्ड मतलब होता है ग्रुप, यानी कि व्यापारी है वो अपना ग्रुप वैसे नहीं बना सकता था, तो इसको हटा देता है, वो लोग अब ग्रुप बना सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। पीजेंट, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, तो ये सारे जो लोग थे यहाँ पर इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम। इस नए तरह का फ्रीडम से वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, उसको बहुत मज़ा आता है। ठीक है, वो बहुत खुश होते हैं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब यूनिफॉर्म लॉज यहाँ पे हो जाता है, वेट एंड मेजर का सिस्टम जब स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है, नहीं सब जगह एक जैसा हो गया, कॉमन नेशनल करेंसी यहाँ पर कर दिया गया, तो इससे यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना, और कैपिटल है, इसका एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एरिया उसके द्वारा जीता गया था, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। तो जो लोगों का जो रिएक्शन था, लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड,
तो वो यहाँ पर जो है लोगों का वो मिक्स था। मिक्स का मतलब क्या है, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस, तो शुरुआत में यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारी जगहों में, जैसे कि हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़, या उसके साथ साथ हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड के साथ साथ कुछ सिटीज़ में भी, जैसे कि ब्रुसेल्स, मेंज, मिलन, वार्सो, द फ्रेंच आर्मीज़ वेयर वेलकम्ड। तो शुरुआत में फ्रेंच आर्मीज़ का यहाँ पर स्वागत किया गया, किस क्या कहकर, तो हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी का ये हार्बिंजर है। हार्बिंजर मतलब होता है दूत, मतलब कोई चीज़ को लाने वाला, तो ये लिबर्टी लाने वाला एक दूत है, ठीक है, गॉड का मतलब एक तरह का अवतार है। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो इनिशियल जो एंथुजियाज्म है, यानी कि जो शुरुआती उत्साह जो लोगों के अंदर था, वो सून मतलब जल्द ही जो है वो हॉस्टिलिटी में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया, शत्रुता में बदल गया, लोग अब नफरत करने लगे। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, है ना। जब लोगों को ये क्लियर होने लगा धीरे धीरे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है ना, वो अब पॉलिटिकल फ्रीडम और दोनों एक साथ नहीं चल पा रहा है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो किया गया, लेकिन अब लोगों को पॉलिटिकल आज़ादी नहीं मिल रहा है। लोग अब धीरे धीरे मतलब एक तरह का गुलाम हो गए। अब नेपोलियन क्या बन गया, रूलर बन गया एक तरीके से, वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है। जब लोगों को ये पता चलता है तो लोग अब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उससे खफा हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेपोलियन के द्वारा कुछ ऐसा चीज़ भी किया गया जिसके कारण लोग उससे और ज़्यादा खपा हो गए हैं। यहाँ पे जैसे इंक्रीज टैक्सेशन को यहाँ पे बढ़ाया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप ला दिया गया, मतलब कि आप कोई भी न्यूज़ वगैरह छापना है तो आप गवर्नमेंट की इजाज़त के मतलब जो है नहीं छाप सकते उसको। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों का जबरन यहाँ पे भर्ती किया जाने लगा। रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ यूरोप को जीतने के लिए जो है ज़रूरी था, आर्मीज़ का बढ़ाना ज़रूरी था, तो नेपोलियन ज़बरदस्ती यहाँ पे आर्मी में जो है उसका भर्ती को शुरू कर देता है। ऑल सिम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, तो क्या जो एडवांटेज है उससे यहाँ पर ये कमी जो है ज़्यादा था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज से लोगों को जो फ़ायदा हो रहा था उससे ज़्यादा अब लोगों को लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों का अब क्या हो रहा है, छीना जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका दिया गया था जो है आपका टॉपिक 1 जो है यहाँ पे हम लोग कर लिए। तो टॉपिक 2 जो है यहाँ पर है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को एक बार यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।